Is lecture number 6 of thermal physics, and in this part we are going to complete kinetic theory of gases and we will start with specific heat capacity. तो पहले इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम एफ से स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. सो स्मॉल एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, इसमें याद आपको बस एक सिंपल सा चीज़ रखना है. क्या याद रखना है? आपके पास क्वेश्चन में 3-4 तरह के गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे. एक तो आपके पास आएगा डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, एक आपके पास आएगा ट्राइएटॉमिक, और एक आपके पास आएगा ट्राइएटॉमिक लीनियर, और एक आएगा आपके पास ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर. ये 4 तरह के गैस आएंगे आपको, और आपको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे. तो डायरेक्ट याद रखिए. डायएटॉमिक की बात करते हैं तो डायएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डायएटॉमिक में, और उसका वैल्यू होता है 3. ये 3 क्या है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें तो ट्राइएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल भी होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल भी होता है. ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, तो टोटल ट्राइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है. अगर हम ट्राइएटॉमिक लीनियर की बात करते हैं, ये मोनोएटॉमिक गैस है. ये मोनोएटॉमिक गैस, ये है डायएटॉमिक, और ये है ट्राइएटॉमिक लीनियर और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर. मोनोएटॉमिक के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जिसका वैल्यू होता है 3. डायएटॉमिक के लिए उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा. एक तो आप टोटल याद रखिएगा 5, और आप इंडिविजुअल भी याद रखिएगा कि ट्रांसलेशनल 3 होता है और रोटेशनल 2 होता है. अच्छा, अगर हम ट्राइएटॉमिक लीनियर की बात करते हैं तो ट्राइएटॉमिक लीनियर में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है. अगेन आप टोटल भी याद रखिएगा और इंडिविजुअल भी याद रखिएगा. और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है. ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर. अब एग्जाम्पल सुन लीजिए. एग्जाम्पल अगर मोनोएटॉमिक गैस की बात करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब एग्जाम्पल हैं मोनोएटॉमिक के लिए. तो अगर आपको क्वेश्चन में ये सब गैस देखने को मिलेगा तो आप मोनोएटॉमिक मान करके उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिख के आइएगा. अगर हम डायएटॉमिक गैस की बात करें एग्जाम्पल की, जैसे H2, O2, N2, Cl2, ये सब डायएटॉमिक गैस है. और डायएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल भी होगा 3, रोटेशनल भी होगा 2, टोटल होंगे 5. गैस का एग्जाम्पल और ट्राइएटॉमिक, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होना चाहिए. ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल आएगा CO2. देखिए CO2 लीनियर होता है, C डबल बॉन्ड O. एक होगा C2H2 भी लीनियर होता है. तो इन दोनों को हम बुलाते हैं ट्राइएटॉमिक, क्योंकि 3 एटम है और साथ में ये लीनियर है. तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल याद रखिएगा 5, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2. डन. अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक बट इट इज नॉन लीनियर. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वाटर, ओजोन और अमोनिया. तो अगर ये 3 गैस आपको मिले तो ये आप ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मानिएगा. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो 6 आंसर लगाइएगा, ट्रांसलेशनल पूछे तो 3, रोटेशनल पूछे तो 3. समझ में आया? अब डिफाइन कैसे करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है
कि ये जो जितने भी गैस मॉलिक्यूल मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखे हैं, ये कौन से डायरेक्शन में कितना इंडिपेंडेंट इन गैस मॉलिक्यूल का फ्री मोशन हो सकता है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, डिग्री मतलब कितना, फ्रीडम मतलब कितना आसानी से मूव कर सकता है। तो कि वो डायरेक्शन, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन जिसमें ये सारे गैस मॉलिक्यूल कितना आसानी से फ्री मोशन कर सकते हैं, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बुलाते हैं। डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज कि you have to identify the gas molecule, and after identifying the gas molecule you'll have to assign its degree of freedom, the value of degree of freedom, and you have to remember these things। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, एक और होता है वाइब्रेशनल। हमारे सिलेबस में मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है, इसलिए हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इसमें कंसीडर नहीं किया है। लेकिन क्या होता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हैं, हाई टेम्परेचर आप ले लेते हैं, तो हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाता है। कैसे? सुनिए, अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो डाई एटॉमिक गैस में अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे डाई एटॉमिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, और वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम एफ वाइब्रेशनल की बात करते हैं, उसका वैल्यू आ जाता है 2। तब आप ध्यान से सुनिए, डाई एटॉमिक में ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल 2, तो टोटल 3 2 5 2 7। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि अ डाई एटॉमिक गैस एट हाई टेम्परेचर, तो उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 7 लेके चलिएगा। इंडिविजुअल पूछ ले तो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल 2। आया समझ में? बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट सुनिए, CO2। बताइए, CO2 ट्राइएटॉमिक है पर वो नॉन लीनियर है। ठीक है, तो CO2 इट इज ट्राइएटॉमिक बट लीनियर मॉलिक्यूल, यस और नो? अच्छा, CO2 सुनिए, CO2 में आपने पढ़ा कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है और टोटल होता है 5। लेकिन जब आप CO2 को 27 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइए, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे CO2 में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आता है, और वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू हो जाता है 2। यानी कि CO2 का 27 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7। तो ये याद रखिएगा, 2 केस एक्सेप्शनल है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब हम बात करते हैं मीन और एवरेज फ्री पाथ। सो मीन और एवरेज फ्री पाथ को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। क्या होता है, बेसिकली एक गैस मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 सक्सेसिव कॉलिजन में, उसी को बुलाते हैं मीन और एवरेज फ्री पाथ। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला का रिलेशन पूछा था नीट में। मीन और एवरेज फ्री पाथ होता है 1/√2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एन। अब सिग्निफिकेंट सुनिए, ये तो फॉर्मूला है। ये जो डी आप देख रहे हैं, दिस डी इज डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या है? डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये जो n है मॉलिक्यूलर डेंसिटी। क्या है n? मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर डेंसिटी। अच्छा, मॉलिक्यूलर डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी। तो हम क्या स्मॉल n को
कैपिटल एन अपॉन वी लिख सकते हैं क्या? अभी अभी मैंने आपको बोला कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको मॉलिक्यूलर डेंसिटी बुला सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, उसको बुलाते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये जो 1/√2 है ये बेसिकली करेक्शन फैक्टर है। क्या है? करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा PV = NKT। ये फॉर्मूला पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। यहां से आप क्या करिए, V/N लिखिए। तो V/N को कैसे लिख सकते हैं? इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो ये आ जाएगा KT/P। अब आप इस फॉर्मूले में पहले n के जगह n/V रखिए, तो लैम्डा m आ जाएगा मीन फ्री पाथ या मीन या एवरेज फ्री पाथ 1/√2 इंटू पाई इंटू d²। n के जगह रखे कैपिटल N और ऊपर जाएगा वॉल्यूम। और V/N को, ये एक फॉर्मूला, और V/N को लिख सकते हैं KT/P, तो रख दिए। तो लैम्डा m का एक और फॉर्मूला KT/√2 पाई d² इंटू P। समझ में आया? P क्या है? प्रेशर, T क्या है? टेम्परेचर, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, V क्या है? वॉल्यूम। इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको बोला, आप इस फॉर्मूले को हमेशा आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा 1/√2 पाई d² इंटू N। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, और n का वैल्यू होता है n/V। अब ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और वॉल्यूम, जिस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, और बोला कि हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बताइए लैम्डा n पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, जब आप n और v कांस्टेंट रख रहे हैं, n और v कांस्टेंट रख रहे हैं, तो n कांस्टेंट होगा, और अगर n कांस्टेंट होगा, सेम गैस के लिए डायमीटर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाइए, लैम्डा m कांस्टेंट रहेगा। बोलिए, इतना समझ में आता है? तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और सुनिए, आपसे बोल दिया, आपसे बोला कि n यानी कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, और हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। तो आपसे पूछा है लैम्डा m क्या हो जाएगा? तो ध्यान से सुनिए, n और p कांस्टेंट है, तो n और p कांस्टेंट है तो पहले PV = μRT लिखिए। प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना समझ में आया? तो अब आप क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इतना समझ में आया? अब आप इस फॉर्मूले को चेक करिए, स्मॉल n = कैपिटल N/V। ये तो कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्मॉल n कम होगा। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए, जो मेन फॉर्मूला है, स्मॉल n कम होगा तो लैम्डा m बढ़ेगा, तो इस केस में लैम्डा m क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछेगा? ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और टेम्परेचर इस बार कांस्टेंट कर दिया, और आपसे पूछा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो लैम्डा m के साथ क्या होगा वो बताना है। तो देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV = μRT लगाइए। टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों पहले से कांस्टेंट, तो PV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इतना समझ में आया? अब बोला कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम डिक्रीज करवाइए तो स्मॉल n बढ़ेगा, और अगर स्मॉल n बढ़ा तो इस फॉर्मूले में देखिए स्मॉल n बढ़ेगा तो लैम्डा m क्या होगा? कम होगा, तो इस केस में लैम्डा m डिक्रीज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपसे गैस ही चेंज कर दिया, तो गैस चेंज कर दिया और आपसे बोला कि नंबर ऑफ बेसिकली नंबर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो गैस का डायमीटर चेंज कर जाएगा, और गैस का डायमीटर चेंज कर जाएगा तो लैम्डा m डिफरेंट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मीन और एवरेज फ्री पाथ पे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1, 2,
तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 2 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? ध्यान से सुनिए। मैक्सवेल पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि एक कंटेनर लिया था उन्होंने, एक कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल था। तो उन्होंने क्या किया था, इस कंटेनर में जो भी गैस मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इस कंटेनर में n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, तो इस n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और उसका जो वेलोसिटी है उसके बीच में उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। तो ग्राफ मैक्सवेल ने एक प्लॉट किया था, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर और उसका वेलोसिटी, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। और उन्होंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट किया था। तो ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है, तो ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लेते हैं 300 केल्विन पे, ग्राफ कुछ ऐसा आया था। ये जो पहला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ आया था इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये ग्राफ फिक्स है, इसको बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पूरे फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 3 जगह ही आता है। एक तो जब हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर कि सन से अलग अलग रेडिएशन पे जो अलग अलग रेडिएशन आता है, टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। फिर दूसरा आता है यहाँ पे, और तीसरा आता है एक्सरेज में। तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे ही बनता है, पहले इनिशियली डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। इसका आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ग्राफ आया है एक्सपेरिमेंटल, इसका सिग्निफिकेंस समझिए। इसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, एक क्लास में कुछ अमाउंट ऑफ बच्चे हैं, और क्लास में एक टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो 100 मार्क का टेस्ट हुआ है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेसिकली मार्क्स जो है 20 मार्क्स आया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 90 मार्क्स आया होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि अगर किसी बच्चे का, मतलब जो अमाउंट ऑफ बच्चा है जिसका कम मार्क्स आया है, वो भी कम होगा क्योंकि क्वेश्चन ईजी था, और हाईएस्ट मार्क्स भी कुछ कम बच्चे के ही आएंगे, और जो अराउंड 40 to 60 मार्क्स है वो मैक्सिमम बच्चे के आए होंगे। तो देखिए इनिशियली कम है, फिर मैक्सिमम है, और फिर मिनिमम है। तो यानी ये जो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी दिखाता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इतना वेलोसिटी इतने मॉलिक्यूल के पास है, ये यानी ज़्यादा वेलोसिटी भी कम मॉलिक्यूल के पास है, कम वेलोसिटी भी कम मॉलिक्यूल के पास है, और ये जो बीच वाला वेलोसिटी है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास है। तो मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का डेफिनेशन बताया था कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एक कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल हैं और पांचों मॉलिक्यूल का गैस ऐसे कुछ है, वन गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 1 2 3 3 4 5। तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास 3 है, 5 2 2 4 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 में से 2 मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 3 है, तो इसको बुलाते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो वो देखिए वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास, तो इसको बुलाते हैं VMP, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इस टेम्परेचर पे। और आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ा होता है मीन या एवरेज स्पीड, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर VRMS का आता है, तो VRMS सबसे ज़्यादा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आपको ग्राफ का सिग्निफिकेंस समझ में आना था। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया 300 से 600 केल्विन, तो आप कोई सा भी वेलोसिटी देखिए, कोई सा भी वेलोसिटी में √T आता है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी √2 टाइम्स शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी में, अब आप ध्यान से देखिए ग्राफ बना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच में। इसका आप ग्राफ का एरिया लिखिएगा तो एरिया हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल √अंडर और वॉल्यूम। ये एरिया है, ये एरिया जो ग्राफ का है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल आपने फिक्स किया था, उस पे ही आप स्टडी कर रहे थे, टेम्परेचर भी बढ़ाया तो फिक्स नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्व जो है
कर्व का एरिया आपको टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बताता है, तो कर्व को आप ऐसे शिफ्ट करिएगा कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहे, इसीलिए कर्व का जो बेसिकली पीक है वो छोटा हो जाता है और कर्व बड़ा हो जाता है, विड्थ बड़ा हो जाता है। अगेन ये जो पीक वेलोसिटी है जिस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का होगा उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। अब सिग्निफिकेंस समझिए, इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस, पहला तो इस ग्राफ का एरिया आपको टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल देता है, ये आपको याद रखना है। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, तो जितने भी वेलोसिटी हैं, चाहे वी मोस्ट प्रोबेबल की बात करते हैं, एवरेज या मीन स्पीड की बात करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी या वी मैक्स की बात करते हैं, वो बढ़ेगा, क्योंकि सारे वेलोसिटी में √2 टाइम्स आता है टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और फिर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस करस्पॉन्डिंग टू वीएमपी। पहले जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसके पास वीएमपी था, अब वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वी मैक्स बढ़ जाएगा पर वी एम पी कम हो जाएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंग टू वी मैक्स, यानी कि वो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिसके पास वी मैक्स था वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका वी मैक्स बढ़ा, इसका मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका वी मैक्स है वो बढ़ता है, जिसके पास वी मैक्स है वो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ता है, जिसके पास वी एम पी था वो कम हो जाता है, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस करस्पॉन्डिंग टू वी एम पी। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा था एम्स में, आपके पास 3 ग्राफ बना के दिया, आपको पता है ग्राफ शिफ्ट करता है पर पीक कम होता है, और ग्राफ शिफ्ट कब किया जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो T3 T2 से ज़्यादा, T2 T1 से ज़्यादा, तो ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर पूछा था। और ग्राफ का एरिया क्या देता है? नंबर ऑफ गैस, टोटल गैस मॉलिक्यूल। और सिग्निफिकेंस क्या है ग्राफ का मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सारे वेलोसिटी बढ़ता है, वो मॉलिक्यूल जिसके पास वीएमपी है वो कम होता है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जिसके पास वी मैक्स है वो बढ़ता है। बस ये 3 कंक्लूजन याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, या जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बुलाते हैं। इसको डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। अब कभी कभी सी से भी डिनोट करते हैं। कब आप एस लिखिएगा, कब आप सी लिखिएगा, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है, 1 ग्राम सब्सटेंस है ना, मान लेते हैं ये 1 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, इस 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए और 1 केल्विन बोल दीजिए, इतने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हमें हीट रिक्वायर्ड है, यही इसका स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताता है। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of 1 degree substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin is known as specific heat या specific heat capacity। तो यानी कि कितना हीट चाहिए वो डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस का मास कितना है, कितना हीट चाहिए वो डिपेंड करता है सब्सटेंस का पहले कितना टेम्परेचर था। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो डेल्टा क्यू, कितना हीट रिक्वायर्ड है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी टी। एम क्या है? मास, टी क्या है? टेम्परेचर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, और यही जो एस है वो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो एस यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एम डी टी। बोलिए समझ में आया? तो इसको बुलाते हैं स्पेसिफिक हीट। तो यही तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि 1 ग्राम मास का सब्सटेंस, 1 ग्राम मास का सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप 10 ग्राम पानी ले लीजिए और 10 ml पानी ले लीजिए और 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? कांस्टेंट है।
और बेसिकली ये मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, आप कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक हीट अलग होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिर सुनिए, ये उस बॉडी के शेप और मास पे डिपेंड नहीं करता। आपको लग रहा होगा मास पे डिपेंड कर रहा है, पर इस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड मास ऑफ बॉडी। अच्छा, यूनिट देखिए, हीट का यूनिट होता है कैलोरी या जूल डिवाइडेड बाय मास का यूनिट आप तो ग्राम लिखिए या केजी लिखिए, और टेम्परेचर का या तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो ये तो आ गया SI यूनिट और ये आ गया दूसरा यूनिट, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका डायमेंशन होता है m0 L² T⁻⁻² एंड केल्विन (⁻⁻1). ये इसका यूनिट होता है। अच्छा, सॉलिड की बात करते हैं आप, सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए और रियल गैस ले लीजिए। तो रियल गैस का स्पेसिफिक हीट जो है वो स्लाइटली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में। उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ध्यान से देखिए। उसका ग्राफ स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये जो पार्ट है ये रियल गैस के लिए है, स्लाइटली वेरी करता है, और ये आइडल गैस के लिए। तो हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडल गैस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा, एक यूटेंसिल जो है, यूटेंसिल अगर हम बर्तन की बात करते हैं तो एक अच्छा यूटेंसिल वो होता है जिसका कंडक्टिविटी K वो तो ज़्यादा होना चाहिए पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होना चाहिए, वो एक अच्छा यूटेंसिल माना जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक हीट, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड मास ऑफ बॉडी। यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी केल्विन। डायमेंशन m0 L² T⁻⁻² और केल्विन (⁻⁻1). सॉलिड, लिक्विड और रियल गैस का स्पेसिफिक हीट कैन वेरी विथ राइज इन टेम्परेचर, इट इज अ स्लाइट चेंज उसमें होता है। जैसे ये ग्राफ देखिए, स्पेसिफिक और टेम्परेचर में स्लाइट चेंज होता है, पर आइडल गैस के लिए कांस्टेंट होता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडल गैस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यूटेंसिल का कंडक्टिविटी शुड बी मोर बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी लो। दो स्पेशल पॉइंट है, क्या कहता है स्पेशल पॉइंट? अ गैस कैन बी हीटेड बाय वेरियस प्रोसेसेस, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट. So the specific heat of a gas corresponding to different processes have uncountable value and represented by C. यानी कि गैस को हम अलग अलग प्रोसेस से हीट कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को हीट कर रहे हैं. तो अलग अलग गैस के लिए प्रोसेस चेंज होता है, तो इसीलिए हम गैस में जो स्पेसिफिक हीट है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आपने सुना होगा CP, CV, तो इसके बारे में बात करेंगे आगे. फॉर सॉलिड लिक्विड ड्यूरिंग हीटिंग वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. बोला गया कि सॉलिड और लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. सो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज ए यूनिक वैल्यू एंड रिप्रेजेंटेड बाय S. यानी गैस अलग अलग प्रोसेस पे उसका वैल्यू चेंज हो जाता है ना, कि गैस कैन बी हीटेड बाय वेरियस प्रोसेस. तो स्पेसिफिक हीट गैस का अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, पर सॉलिड और लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज ए यूनिक वैल्यू और उसको रिप्रेजेंट करते हैं S से. तो बस ये 2 पॉइंट याद रखना है.